देखिए, आपका मूल अधिकारों में संशोधन का चैप्टर बताया जा रहा था, यानी कि फंडामेंटल राइट में एमेंड हो सकता है कि नहीं। इसके लिए आपका फिर एक बार शुरुआत करना पड़ेगा, और जितने 8-10 के 7-8 केस हैं, सब आपको तैयार करना पड़ेगा। जज का नाम भी पूछा गया है, और 2 केसों में निर्णय की डेट भी पूछी गई है, आपका गोलकनाथ में और केशवानंद भारती में। ये आपका दोनों में निर्णय की डेट याद रखना है। फिर इसी के साथ आपका जो 9th शेड्यूल है, यानी कि 9वीं अनुसूची भी थोड़ा कवर करनी पड़ेगी, और उस पर भी 2 केस आपका पढ़ने पड़ेंगे, एक बामन राव और दूसरा आई सिल्हो का। फिर एक बार हम शुरुआत करते हैं भाई, शुरुआती दौर से देखिए क्वेश्चन का मॉडल भी, और जज का नाम सहित याद रखिएगा। मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं, ये प्रथम बार विवाद शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के वाद में उत्पन्न हुआ 1951 ईस्वी में, और प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा हमारी संसद ने कुछ मूल अधिकारों को छीना था और कुछ कम किया था। तो इसमें आपका सर्वसम्मत से न्यायाधीशों ने निर्णय दिया। मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री थे, यानी कि इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वह पतंजलि शास्त्री थे, और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मत से ये निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। बस एक लाइन। फिर आपका संविधान में संशोधन होता है 17वां, और उसको चैलेंज किया जाता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में। इसमें 5 जजों की पीठ बैठी थी, और 5 जजों में से 3-2 से निर्णय आया, यानी कि 3 बहुमत में और 2 अल्पमत में निर्णय दिए। चूंकि अगर विवाद हो जाता है न्यायाधीशों में, तो बहुमत का निर्णय मान्य होता है, लेकिन जो जज बहुमत के निर्णय से सहमत नहीं होते, उसे अपना अलग निर्णय देने का हमारा संविधान का अनुच्छेद 145 अधिकार देता है। फिर एक बार देखिए, आर्टिकल 145 यह अधिकार देता है जज को कि अगर वह बहुमत के फैसले से सहमत नहीं है, तो अपना अलग निर्णय सुना सकता है अल्पमत में, माइनॉरिटी में। लेकिन जो निर्णय इन्फोर्स होता है, लागू होता है, प्रवर्तित होता है, वह बहुमत वाला होता है। सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच सज्जन सिंह के वाद में इस बात को लेकर डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया कि क्या संसद मूल अधिकारों में एमेंड कर सकती है कि नहीं। लेकिन आपका जजों में मतभेद हुआ। 3 जज कह रहे थे कि संसद कर सकती है मूल अधिकार में संशोधन, लेकिन 2 जजों ने यह बात नहीं मानी। क्योंकि 3 जज फेवर में थे, अतः फैसला बहुमत का ही लागू होगा। लेकिन एक बात कम से कम ये आई कि विरोध तो कम से कम शुरू हो गया, और नेट इत्यादि में अल्पमत में निर्णय पूछा इस समय जा रहा है। तो जस्टिस हिदायतुल्लाह और मधोलकर ने अल्पमत में निर्णय दिया। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वह जस्टिस गजेंद्र गडकर थे, यानी कि जस्टिस गजेंद्र गडकर। तो सज्जन सिंह के केस में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? गजेंद्र गडकर। और कल अब फिर एक बार इसके पहले वाले शंकरी प्रसाद में कौन थे? पतंजलि शास्त्री। जस्टिस हिदायतुल्लाह का ये मानना था कि मूल अधिकार में संशोधन तभी किया जा सकता है जब राज्यों का रेटिफिकेशन हो, स्टेट का रेटिफिकेशन हो, यानी कि राज्य अनुसमर्थन करें, यानी कि राज्य उसका समर्थन करें।
जबकि मधोलकर का मानना था कि संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें कि संसद संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन ये दोनों लोग अल्पमत में निर्णय दिए थे, अतः इनका निर्णय मान्य नहीं हुआ। लेकिन एक खासियत रही कि कम से कम विरोधाभास की क्या हो गई शुरुआत। यही क्या कम है कि कम से कम कोई विरोध करने वाला तो पैदा हुआ। जैसे कि राजनीति में भी आप जोड़ सकते हैं बिहार का उदाहरण। आपका बिना पेंदी का लोटा इस समय नीतीश कुमार जी को कहा जा रहा है, कब पलटी मार जाए कोई भरोसा नहीं है। यानी कि कब आपका इधर से उधर हो जाए कोई भरोसा नहीं है। कई बार पलटी मार चुके हैं, तो पलटू बाबा भी लोग कह रहे हैं कि कौन है, नीतीश कुमार। अब यहाँ आपका ये है कि कम से कम नीतीश कुमार जी ने एक बात तो बता ही दिया कि हम भी पीएम की रेस में हैं और हम मोदी जी को टक्कर देंगे। तो तीन लोग खुलेआम कह चुके हैं। एक तो आपका केजरीवाल जी की पार्टी कह रहे हैं कि अगला 2024 केजरीवाल वर्सेज मोदी होगा। उधर ममता बनर्जी भी तैयार हैं कि ममता बनर्जी वर्सेज मोदी होगा। और इधर बिहार में गठबंधन भी तैयार हो गया है, यानी कि गठबंधन कि इसकी अगली बार नीतीश वर्सेज क्या होगा, मोदी। ऐसे विपक्ष टूट जाएगा तो मोदी जी फिर आ जाएंगे। इनको चाहिए कि एकजुट होकर क्या करें, विरोध। तो ऐसे बिखरे रहेगा विपक्ष तो भाजपा तो चाह ही रहे कि और 5-6 प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाए और सब लड़े आपस में कि हम तो हम बड़े तो हम बड़े, जैसे इसमें बताया जाएगा। और सबको ध्वस्त करते हुए हम क्या करेंगे 2024 में। तो अगर विपक्षी एक मत हो जाए तब दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब बिखरे रहेंगे तो भाई उतना दिक्कत नहीं है। फिर एक बार देखिए, आपका कम से कम अल्पमत की शुरुआत हुई। फिर आपका कह सकते हैं कि अगला केस आता है आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का 1967 का वन आपका। और 1967 का ये केस है। इसमें टोटल 11 जजों की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि 11 जज मिलकर क्या किए थे, उस मामले की सुनवाई। इसमें भी वही विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या भारत की संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यानी कि क्या मूल अधिकार को कम कर सकती है या छीन सकती है कि नहीं। इसमें भी मुख्य रूप से 17वें संविधान संशोधन को ही चैलेंज किया गया था और ये विवाद उत्पन्न पुनः हुआ। तत्पश्चात मुख्य न्यायाधीश इसमें सुब्बा राव थे, ये याद रखना है। 6-5 से निर्णय आया, यानी कि 6 जज पक्ष में थे और 5 क्या थे, विरोध विरोध में थे। निर्णय की डेट पूछी गई है 27 फरवरी 1967, गलत न हो, कई बार ये क्वेश्चन आया है। 27 फरवरी 1967 को फैसला आया और फैसला आपका क्रांतिकारी कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसका मतलब कि न तो मूल अधिकारों को छीन सकती हैं, न ही कम कर सकती है। और अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, शक्ति संसद को नहीं दी गई है। लेकिन एक बात जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो हमारा निर्णय है, ये पिछले जितने संशोधन हो चुके हैं उन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा, यानी कि पिछले कार्य वैध माने जाएंगे। ये आगे से संसद को रोका जा रहा है कि आप मूल अधिकार में संशोधन करके न तो कम करिएगा और न ही छीनिएगा। क्योंकि ऐसा निर्णय, इसको आपका देखिए निर्णय का बताया गया था और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है।
प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत इसमें आया। ये भी कई बार जे में आ चुका है। भविष्यलक्षी विनिर्णय, भविष्यलक्षी विनिर्णय एक ऐसा निर्णय होता है जिसमें वादी या याची के पक्ष में फैसला तो दिया जाता है, लेकिन कोई अनुतोष उसे प्रदान नहीं किया जाता, और भविष्य में आपको ऐसा कार्य करने से व्यक्ति को रोका जाता है कि जो कार्य कर चुके हैं ठीक है, लेकिन भविष्य में अब ऐसा कार्य न करिए। यानी कि गोलकनाथ के मामले में भी न्यायालय ने भविष्यलक्षी विनिर्णय दिया और कहा कि आप जितने संविधान में संशोधन कर डाले हैं वो सही है, लेकिन आगे से संविधान में संशोधन करके संसद न तो मूल अधिकारों को कम करेगी और न ही छीनेगी। अब यहीं से आपका लड़ाई शुरू होती है, अर्थात जो अल्पमत में जो बातें हिदायतुल्लाह जस्टिस और जस्टिस मधोलकर ने सज्जन सिंह के वाद में कही थी, अब वह बातें गोलकनाथ के वाद में बहुमत में कन्वर्ट हो गई। पिछली बार जो मॉडल बना था कि गोलकनाथ के वाद में किन दो पूर्ववर्ती निर्णयों को सेट एसाइड किया गया, उल्टा गया, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह दोनों इनमें से कोई नहीं, तो किन दो निर्णयों को उल्टा गया, शंकरी प्रसाद और सज्जन। तो दोनों में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, भाई एकदम कंसेप्ट क्लियर रहे, जरा भी इधर उधर हुआ तो गलत होके आएगा। दोनों में यही बात कही गई थी कि भारत की संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती हैं, लेकिन गोलकनाथ में 27 फरवरी 1967 को जो निर्णय आया, ये बात विपरीत कही गई कि मूल अधिकार न तो संसद छीन सकती हैं न कम कर सकती है। अब आप ही सोचिए, अगर संसद पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि बवाल होना निश्चित है। यानी कि ऐसी दशा में विवाद होना हर हाल में निश्चित है, और विवाद हुआ भी। और विवाद ये हुआ कि अब संसद बौखला गई, यानी कि संसद को लगा कि हम पर कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो तत्काल 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 तमाम संविधान संशोधन किए गए, और उन संशोधनों द्वारा आपका संविधान में बदलाव लाया गया। एक मुख्य रूप से 24वां संशोधन किया गया, 24वां किया गया, फिर 25वां किया गया, फिर 26वां किया गया, फिर 27वां किया गया, 29वां किया गया, तमाम संशोधन किए गए। इन संशोधनों द्वारा 24वें द्वारा महत्वपूर्ण बात कही गई, दो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात तो कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर अपनी अनुमति देने के लिए बाउंड होगा, यानी कि पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता और इनकार भी नहीं कर सकता, साइन करना ही होगा। दूसरी बात ये कही गई कि 368 में केवल प्रक्रिया ही नहीं, अब बेयर एक्ट में देखेंगे तो पावर भी लिखा है हेडिंग में ही, यानी कि 368 में प्रक्रिया और शक्ति, यानी कि संसद संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति जो ये संसद की है, तो प्रक्रिया पहले से था और एक शब्द और क्या जोड़ दिया गया, पावर। तीसरी बात कही गई कि जो भी संविधान में संशोधन होगा वह अनुच्छेद 13 के तहत विधि माना ही नहीं जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 13 के एरिया से क्या होगा, बाहर। तो जो ये 24वां, 25वां, 26वां, 27वां इत्यादि संविधान संशोधन हुए, इनको चैलेंज पुनः किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये तो गोलकनाथ के निर्णय के विपरीत हैं, और वह केस हैं जो लीडिंग आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की पहले विशेषता देखी जाए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। इसमें अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी पीठ बनी है 13 जजों की, यानी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों ने मिलकर सुना? 13, 13। इससे बड़ी पीठ अब तक बनी नहीं है आज तक। 7-6 से निर्णय आया, यानी कि 7 जज निर्णय के पक्ष में थे, लेकिन 6 क्या थे? विरोध में। ये पूछा जाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सीकरी थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश भी पूछा गया है। कौन थे? जस्टिस सीकरी। इसके बाद निर्णय किस तारीख को आया? वह तारीख भी याद रखना है, 24 अप्रैल 1973, यानी कि 24 अप्रैल 1973। तो सबसे बड़ी पीठ किस मामले में बनी थी? केशवानंद। अब तक सबसे बड़ी पीठ कितने जजों की बन चुकी हैं? 13। अब देखिए इसमें हुआ क्या, लगातार आपका कह सकते हैं कि 67 दिन सुनवाई हुई, 69वें दिन आपका निर्णय आया। लगातार सुनवाई हो रही थी, सरकार अपना पक्ष रख रही थी, याचिकाकर्ता अपना पक्ष रख रहा था। अंत में न्यायालय को निर्णय ये देना था कि क्या संसद मूल अधिकार में संशोधन करके मूल अधिकार को कम कर सकती हैं कि नहीं, कि छीन सकती हैं कि नहीं। तो उच्चतम न्यायालय ने एक बीच का रास्ता निकाला और ये निर्णय आया, मुख्य रूप से जो निर्णय आया, 2 लाइन, कि भारत की संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, यानी कि चाहे मूल अधिकार छीने और चाहे कोई अन्य संविधान के प्रावधान में संशोधन करे, कोई माने ये नहीं है। लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मौलिक ढांचा, मूलभूत ढांचा या मूल तत्व या आधारिक संरचना, इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि कल बताया गया था कि एक तरफ संसद को छोड़ दिया गया कि आप पूरे संविधान को तहस नहस करिए, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन, एक लेकिन लगा दिया कि आप आपका बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब न करिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, इसकी उत्पत्ति किस केस में की गई? तो बेसिक स्ट्रक्चर परिभाषित नहीं है, इसकी उत्पत्ति पूछे तो जरूर आप मारेंगे, केशवानंद भारती। तो संसद, आपका अगला क्वेश्चन जो बना है जे और आईएएस में, कि संसद संविधान के किस भाग में संशोधन नहीं कर सकती? भाग 3, 4, संविधान के आधारिक संरचना में, इनमें से कोई नहीं। तो सब में संशोधन करेगी, एक नहीं करेगी। कौन? आधारिक संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये आया कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं जो संविधान का क्रोड कहिए, संविधान का मूल भावना कहिए, मूल तत्व कहिए, और उसको बदला नहीं जा सकता, याद रखिए। और वहीं बेसिक स्ट्रक्चर हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से संविधान में ऐसी बातें छुपी हैं जिसमें संसद को संशोधन करने की शक्ति नहीं है, इसकी पूरी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताई। कहा कि आप संशोधन करिए, लोग चैलेंज करेंगे हमारे यहाँ, तब हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हुआ है कि नहीं। जैसे इस समय विवाद चल रहा है, ईडब्ल्यूएस को लेकर विवाद चल रहा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला पेंडिंग है। अब समस्या ये है कि सरकारें ईडब्ल्यूएस के तहत रिजर्वेशन दे रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कल को इसको रद्द कर देता है और कहता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो जो लोग नौकरी पा लिए हैं उनका क्या होगा? ये अभी भविष्य के गर्त में है।
ईडब्ल्यूएस के आधार पर जो लोग नौकरी पा लिए, तो ज़्यादातर मामलों में रिलीफ दे दी जाती है। वहीं भविष्यलक्ष्मी निर्णय कि जो हो गया, आगे से ऐसा न हो। लेकिन कई मामलों में आपका नियुक्तियां रद्द भी हो गई हैं। जैसे एमपी का मेडिकल घोटाला, तमाम डॉक्टर फर्जीवाड़े से और पैसा देकर डॉक्टरी पास कर लिए, पास करके प्रैक्टिस कर रहे थे, सबका लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और कहा कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, नहीं, जो पप्पू पास हुए हैं, जो मुन्ना भाई पास हुए हैं, उनकी डॉक्टरी चली जाएगी और छीन ली गई डॉक्टरी की उपाधि। तो ऐसी दशा में अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है उसके ऊपर निर्भर है, पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए एक रिस्क भी है ईडब्ल्यूएस में, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारें दे रही हैं। जे में भी यही विवाद आपका मुख्य रूप से भाई बता दिया जाए, हाई कोर्ट और सरकार के बीच है। सरकार कह रहे हैं कि ये ईडब्ल्यूएस जे में भी दिया जाए सिविल जज की परीक्षा में। अब विवाद निपटा कि नहीं अभी क्लियर हो नहीं पाया। हाई कोर्ट इनकार कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो हम नहीं देंगे, और सरकार कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस दिया जाए। अब क्या हुआ क्या नहीं कुछ पता लगे तब भाई बताया जाएगा। अगला नियम देखिए आपका, लेकिन जहाँ भी लग जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि बहुत खतरनाक चीज़ होती है, इसमें कोई शक नहीं है आपका। और एक उदाहरण मैं बार बार बाबा का बताता हूँ, फिर एक बार देखिए उदाहरण, चूंकि अब समय है तो आपका क्रैश कोर्स में तो उदाहरण नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उदाहरण से अब समझाया जा सकता है। एक बाबा थे जिनको नाम दिया गया था विवाह कटवा बाबा। यानी कि एक बाबा रहते हैं, वो कोई धार्मिक बाबा है और न मान लीजिएगा, वो बाबा अलग और ये बाबा क्या है, हाँ, तेल मालिश बाबा नहीं, और नाग बाबा और नागिन बाबा नहीं। हाँ, और आपका डमरू बाबा तो कंप्यूटर बाबा, ये दूसरे बाबा हैं, गांव के बाबा हैं। तो गांव के बाबा का विवाह नहीं हुआ था। अब क्यों नहीं हुआ था, कारण खोजी कुत्ता खोजेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। अब जब वो उनका उनकी सोच थी कि जब हमारा विवाह नहीं हुआ है तो गांव के किसी लड़के का हम विवाह नहीं होने देंगे। जैसे ही देखनहार आते थे तो आपका जाकर उसके अवगुण बता देते थे कि लड़का 2 बूंद लेता है, लड़का ये है वो है। आपका विवाह कट जाता था तो लोग परेशान हो गए हुए कि क्या किया जाए। तो हुआ कि बाबा को भेजा जाए आपका बाहर टूर पर। तो सब लोग चंदा एकत्रित किए, बाबा की फ्लाइट से भेजा गया दूर। उसी बीच विवाह हुआ, कई लोगों का तय हो गया। तो बाबा चूंकि विवाह काटने में उनका मन लगता था तो कहाँ से टूर में मन लगे। वहीं सोच रहे थे कि गांव में कई जो लड़के हैं उनका विवाह हो जाएगा और कैसे हम विवाह काटेंगे। तो टूर त्याग दिए और बीच में ही आ गए, यानी कि मन नहीं लगा। तो जैसे ही आए, एक लड़के का विवाह अभी संपन्न नहीं हुआ था। आपका जयमाल हो चुका था, स्टेज पर लड़का लड़की बैठे थे, लेकिन अभी 7 फेरा पूरा नहीं हुआ था। अब गांव के लोग कह रहे हैं कि ऐसे गांव के लोग कहते हैं बबवा आ गया, बबवा आ गया, अब कुछ न कुछ तिकड़मबाजी करेगा। तो ऐसी दशा में क्या किया जाए। तो हुआ कि भाई क्या किया जाए। तो हुआ कि लड़के से कहा गया कि जाकर बाबा का पैर पकड़ लो और बाबा तुम्हें क्या करेंगे, प्रसन्न होंगे, तुम्हारा विवाह काटेंगे नहीं। लड़का जैसे ही बाबा आए स्टेज पर आशीर्वाद देने, आजकल जो फैशन चला है तो वैसे ही लड़के ने क्या किया, बाबा का पैर पकड़ लिया। तो बाबा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जोड़ी 7 जन्मों तक बने रहे, लेकिन ये जो रोज रोज तुम्हें मिर्गी आती हैं, दौड़ा पड़ता है, शादी के बाद क्या हो जाए दूर। तो जैसे ही लड़की ने सुना उसके बाद आप जानिए क्या होगा, विवाह होगा कि नहीं अब। यानी कि आपका आदत थी तो आदत आपका सुधरी नहीं, तो लेकिन लग गया। यानी कि बाबा ने आशीर्वाद तो दिया लेकिन लास्ट में एक लेकिन लगा दिया
तो लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया कि आप मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, ये जो संसद की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया, इसे इम्प्लाइड प्रतिबंध कहते हैं, विवक्षित प्रतिबंध। अभिव्यक्त नहीं, अभिव्यक्त का मतलब होता है कि जो स्पष्ट रूप से कानून में लिखा है। तो ये जो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है, पूछ सकता है, ये एक्सप्रेस प्रतिबंध है संसद पर कि इम्प्लाइड की दोनों। तो भाई आपका एक्सप्रेस ना मारिएगा, इम्प्लाइड मतलब कि न्यायालय द्वारा लगाया गया। यानी कि जो सज्जन सिंह के वाद में जस्टिस मधोलकर ने कहा था कि कुछ संविधान में ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनमें छेड़छाड़ नहीं होगी, वही बातें किसमें कह दी गई? गोलकनाथ में, नहीं, केशवानंद भारती में। इसके बाद आइए, इसके बाद लड़ाई शुरू होती है, हम बड़े कि हम बड़े हो, तो गोलकनाथ से। केशवानंद भारती के वाद के बाद आपका वर्तमान समय में जो चल रहा है, केशवानंद भारती के ही वाद पर हम टिके हुए हैं। तो आगे अब कहानी बढ़ाई जाए। इसके बाद संसद बौखला गई और संसद ने ये सोचा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान संशोधन की क्षमता पर ही रोक लगाता है, अतः कई संविधान संशोधन किए गए और मुख्य रूप से उसमें 42वां था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किया गया। लगभग 50 अनुच्छेदों में छेड़छाड़ की गई, संशोधन किया गया, कई भाग नए जोड़ दिए गए और तमाम चीज़ें हुई। तो चूंकि 50 से ज़्यादा अनुच्छेदों में संशोधन किया गया, तो बिहार एपीओ में पूछा कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को संक्षिप्त संविधान कहा जाता है? 42, ये बिहार एपीओ में क्वेश्चन आया था। अब इसमें मुख्य रूप से जो आपका जोड़ा गया, आपका फिर देखिए, आपका जो मुख्य रूप से जोड़ा गया वह ये था, अनुच्छेद 368 का खंड 4 और 5 मुख्य रूप से जोड़ा गया, और भी जोड़े गए, लेकिन पूरा बताना हमारे लिए संभव नहीं है। बस हम ये बताएंगे कि मूल अधिकारों में किससे हम अटैच करेंगे? संशोधन से। 361 का क्लाज 4 जोड़ा गया, क्लाज 5 जोड़ा गया, और ये कहा गया कि जब संसद संविधान में संशोधन करेगी तो उच्चतम न्यायालय को ये हक नहीं होगा कि उसकी वैधता या अवैधता की जांच करे, यानी कि जुडिशियल रिव्यू का हक नहीं होगा, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन इसका नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर संसद संशोधन करती है तो क्या उस संशोधन को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है? नहीं। ये किस क्लाज में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 368 के किस क्लाज में? 4 में। और किस में? 5 में। इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और वह केस है मिनर्वा मिल्स। तो सन भी याद रखना है, सन एक बार आपका पूछा गया है। मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, एआईआर 1980 का केस है, और इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ थे मुख्य न्यायाधीश, और चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 368 के क्लाज 4 और 5 को अवैध घोषित कर दिया, शून्य घोषित कर दिया, और कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन का जो हक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और संविधान में संशोधन करके भी इसे छीना नहीं जा सकता। तो आपका यानी कि मिनर्वा मिल्स के केस में अनुच्छेद 368 के क्लाज 4 और 5 को असंवैधानिक, अवैध
या शून्य घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? शून्य। और कहा गया कि जो न्यायालय की ये शक्ति है कि वह किसी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कानून की वैधता या अवैधता की जांच कर सके, ये शक्ति संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और संसद इस शक्ति को संविधान में संशोधन करके छीन सकती है कि नहीं? नहीं छीन सकती। इसी बीच आपका चूंकि 24 अप्रैल 1973 के बाद हम सीधे आ गए आपका 1980 में, लेकिन इसी बीच एक केस और देखना है जो आपका महत्वपूर्ण है। आपका वह है श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण। पिछली बार बिहार जे में ये क्वेश्चन आया था, फिर हम बता दें एपीओ में मिनी संविधान आया, बिहार जे में जो क्वेश्चन इस बीच में पढ़ना है, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राज नारायण का केस आया 1975 का ये केस है। 1975 का इसमें देखिए आपका क्या हुआ, एंगल पहले देखिए इस केस में हुआ क्या। देखिए केशवानंद भारती में एक और भाई बात पूछी जाती है, छूट गई है, फिर हम बैक होते हैं। किस केस में ये कहा गया कि संसद नया संविधान नहीं बना सकती, यानी कि ये नहीं कर सकती कि पूरे संविधान को निरसित करके और नए सिरे से संविधान ही बना दिया जाए, ये नहीं कर सकती संसद। ये किस केस में कहा गया? तो केशवानंद भारती के बाद में ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस केस में ये कहा गया? फिर हम एक बार बता रहे हैं कि संसद नए संविधान की रचना नहीं कर सकती, पुराने संविधान में ही कुछ क्या कर सकती हैं? बदलाव। भले बदलाव कर दे, नया संविधान बनाने की हिम्मत इनमें या शक्ति नहीं है। ये किस केस में कहा गया? तो केशवानंद भारती। एक बार ये क्वेश्चन आया है जे में। श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी पर बैक होइए, पिछली बार आपका पूछा भी गया था बिहार में, चांस रहता है पूछने का। फिर एक बार देखिए, इस केस में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीती थी और इनके चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, रद्द कर दिया रातों रात। तीसरा आपातकाल लग गया, तमाम संविधान में संशोधन हुए और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, यानी कि सर्वप्रथम अब जो पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस केस में मूलभूत ढांचे के बारे में समस्या उत्पन्न हुई या मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को लागू करने का अवसर सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हुआ। तो इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई केशवानंद भारती के बाद में, और प्रथम बार इस सिद्धांत को लागू करने का जो समय आया, मौका आया, वह श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण। उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, यानी कि जो चुनाव हो वह स्वतंत्र हो और क्या हो? निष्पक्ष हो। ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और संसद इसमें आपका संविधान में संशोधन करके भी क्या इसे बदल सकती हैं कि नहीं? नहीं बदल सकती। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संविधान का आधारभूत ढांचा है। ये किस केस में बता दिया गया? तो श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी। इसके बाद आइए मिनर्वा मिल्स का केस हो गया। मिनर्वा मिल्स के बाद अब आपका दो केस और देखना है, एक वामन राव का और एक IR सिल्हो का। पहले 9वीं अनुसूची पर थोड़ा गौर करिए, आपका ये भी केस पूछा जाता है। मैं एक पहले ही दिन बताया था
कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा एक नई शेड्यूल जोड़ा गया संविधान में। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। नौवीं कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। इसका उद्देश्य ये था कि कुछ कानूनों को न्यायिक हस्तक्षेप से बाहर रखा जाए, अर्थात न्यायालय कानून की वैधता अवैधता की जांच करें कि न करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कानून को 9वीं अनुसूची के लिस्ट में रख दिया जाए तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को ये हक नहीं होगा, ये शक्ति नहीं होगी कि वह इसकी वैधता या अवैधता की जांच करे। यानी कि कुल मिलाकर कुछ कानून जुडिशियल रिव्यू से या न्यायिक पुनर्विलोकन से कहाँ कर दिए गए? बाहर। चलिए, 24 अप्रैल 1973 तक तो सब कुछ सही था। 9वीं अनुसूची पर हाथ सुप्रीम कोर्ट नहीं डालता था, क्योंकि वह जुडिशियल रिव्यू से संसद ने क्या कर दिया? बाहर। अब फिर केशवानंद भारती का वाद आ जाइए। केशवानंद भारती के बाद में जो निर्णय दिया गया वह 24 अप्रैल 1973 को दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भारत की संसद संविधान के किसी भी अंग में या हिस्से या प्रावधान में संशोधन कर सकती है, चाहे वह अनुसूची हो और चाहे वह कोई अनुच्छेद, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन कर सकती हैं कि नहीं? नहीं कर सकती। ये सिद्धांत आया। अब समस्या ये आई कि इस 9वीं अनुसूची का क्या हो? तो सबसे पहला विवाद जो आया वामन राव बनाम भारत संघ का आया। सन भी याद रखिएगा, सन एक बार पूछा गया इसका भी। 1981 का केस है, AIR 1981, सुप्रीम कोर्ट। फिर एक बार इसको देखिए, वामन राव बनाम भारत संघ का केस आया 1981 में और ये विवाद उत्पन्न हुआ। देखिए विवाद क्या था कि याची वामन राव का वकील कह रहे थे कि हजूर, जब आपने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत बना ही दिया है तो 9वीं अनुसूची क्यों बची रहे? अगर 9वीं अनुसूची में कोई कानून रखा गया है और वह कानून संविधान के आधारिक संरचना का क्या करता है? हनन, तो आप उसको भी अवैध घोषित करिए, क्योंकि वह भी तो बेसिक स्ट्रक्चर का क्या करता है? हनन। और सरकार कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह जुडिशियल रिव्यू से हमने क्या किया? संसद ने उसे बात। अब सुप्रीम कोर्ट के पास पाले में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची का भी हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। अर्थात इसका मतलब कि अगर 9वीं अनुसूची में कोई कानून रखा गया है और हमें लगता है कि उससे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम उस कानून को भी रद्द करने की क्या रखते हैं? पावर। तो आपका यानी कि लेकिन इस पावर को सीमित किया गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जिस दिन प्रतिपादित किया गया उसके बाद जो कानून 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं उन्हीं पर हम विचार कर सकते हैं। यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं उसकी वैधता की जांच न्यायालय कर सकते हैं, लेकिन 24 अप्रैल के पहले के कानूनों पे कोई हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। क्यों ऐसा डेट दी गई? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रतिपादित ही कब हुआ? 24 अप्रैल 1973। ये याद रखिए।
फिर यही विवाद उत्पन्न हुआ दूसरी बार। आईआर सिल्हो बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु में एआईआर 2007 सुप्रीम कोर्ट। आई अब लास्ट चल रहा है, लास्ट ये केस है। आई आर सिल्हो, सी आधा लो हो, आई आर सिल्हो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु राज्य का केस है। ये सन 2007 का है और उच्चतम न्यायालय का। पुनः इस बात पर ही विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या 9वीं अनुसूची के किसी कानून को चैलेंज बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर किया जा सकता है कि नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बामन राव में निर्णय दिया उसी को थोड़ा और क्या कर दिया, वाइड वाइड मैंने विस्तृत कर दिया और कहा कि हो सकता है, लेकिन वही डेट निर्धारित किया, कौन सा, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून किस अनुसूची में रखे गए हैं, 9वीं। यानी कि कहावत ये कही जाती है कि डायन भी जब गांव में आती हैं तो पूरे गांव को नहीं खाती, एक घर कम से कम छोड़ देती हैं ताकि 10-20 साल बाद आएंगे तो गांव फला फूला रहेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, खा लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई भी घर नहीं छोड़ा, यानी कि एक घर छूटा था, कौन सा, 9वीं अनुसूची, उसको भी लपेटे में ले लिया। कि यानी कि कुल मिलाकर वर्तमान में नियम ये है कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करने का क्या रखती है, पावर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी पावर रखता है कि संसद द्वारा किसी भी हिस्से में किए गए संशोधन को, केवल मूल अधिकार नहीं, अब किसी भी हिस्से में किए गए संशोधन को वह क्या कर सके, आपका शून्य घोषित कर सके, असंवैधानिक कहिए, नल एंड वाइड कहिए, अकृत और शून्य कहिए, अवैध कहिए, लेकिन लीगल भाषा में वायड या शून्य या बातिल ही कहा जाता है। अब लास्ट में भाई एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बड़ा, कोई भी कानून अवैध घोषित कर दे, एक तरफ संसद बड़ी कि कहीं भी क्या कर दे, संशोधन, तो हम बड़े कि हम बड़े, हम पीएम तो हम पीएम, जैसे राजनीति में बताया गया कि 3 पीएम उत्पन्न हो गए हैं, हम बनेंगे तो हम बनेंगे तो हम बनेंगे। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट बड़ा कि आपका संसद, तो दोनों बड़े हैं। तो आखिर व्यवस्था कैसे चल रही है अगर कोई पूछ ले, तो कल बताया गया था लास्ट में, कौन सा, चेक एंड बैलेंस। ये चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत अमेरिका की उत्पत्ति है, भारत में इसे अप्लाई किया गया है नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। यानी कि कुछ कंट्रोल संसद भी रखी है, कुछ कंट्रोल कौन रखा है, आपका सुप्रीम कोर्ट भी। अगर दोनों अनकंट्रोल हो जाएंगे तो एक भी नया संशोधन हो नहीं पाएगा, मैं बता दूं, क्योंकि संसद संशोधन करेगी और आपका सुप्रीम कोर्ट बार बार उसको क्या करेगा, रद्द। तो चेक एंड बैलेंस दोनों थोड़ा थोड़ा अपने शक्ति पर क्या लगाए हैं, अंकुश, और संतुलन बनाकर चल रहे हैं। जिस दिन संतुलन बिगड़ गया, ये मान कर चलिए कि संसद की ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि सभी कानूनों को सुप्रीम कोर्ट क्या करना शुरू कर देगा, शून्य। तो इस प्रकार आपका मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है कि नहीं, तो लास्ट लाइन हो सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में। अब बेसिक स्ट्रक्चर कौन है, ये तो समय समय पर कौन बताता रहता है, तो दो चार हम भी बता दें। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, विधि का शासन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, इसके बाद आपका शक्तियों का पृथककरण का सिद्धांत, संसदीय शासन प्रणाली इत्यादि। अब इत्यादि मैंने और भी है उतना। तो इस प्रकार लास्ट में आपका, तो भाई कल कॉपी लेकर आइए भाई, आपका इसको लिखवा दिया जाए। और इस सारे में तो अभी लेक्चर चलेगा, क्योंकि अभी तो आधा पेज भी नहीं हुआ लिखवाने का, क्योंकि परिभाषा तो 2-2 लाइन का है।
तो ये सारे में लेक्चर चलेगा और संविधान में भाई लिखवाया जाएगा। कॉपी लेकर आइए, एक दिन लिखवा दिया जाए, फिर आपका परसों लेक्चर चलेगा। और 5 सितंबर को भाई सूचना यह है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जिनको मौका नहीं मिल पाया 15 अगस्त को, उनको भाई मौका दिया जाएगा। जो भी आपका किस्सा, कहानी, चुटकुला, देशभक्ति गीत, भाषण देना है देश के प्रति, तो आप तैयार करके आइए, कोई रोक टोक नहीं होगी। यानी कि 5 सितंबर को मैसेज किया जाएगा, 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। बहुत दिन हो गए कार्यक्रम किए हुए, तो थोड़ा आपका मने गाना बजाना भी हो जाए। तो भाई बाहरी गायकों को बुलाया गया है, जैसे बिहारी लाल अंबर और उनका ग्रुप आएगा, और आपका कह सकते हैं कि अपना वो लोग सुनाएंगे किस्सा कहानी। जो बाल बड़े बड़े रखे हैं, आप यूट्यूब पर या किसी पर देखे होंगे काफ़ी। हाँ, बिहारी लाल अंबर जी और उनकी टीम आएगी। तो 5 सितंबर को वहीं आपका 9 बजे से कार्यक्रम होगा। और पुराने भाई लोगों को भी बता दिया जाएगा, क्योंकि पुराने लड़के लड़कियां भी अच्छा गाते हैं, कुछ लोग गाती हैं, तो उनको भी सूचना हम दे दे रहे हैं कि आप तैयार करके आइए। भाई आज क्लास अब इतना ही चलेगा, कल आपका अगला क्लास चलेगा। शाम को क्लास आज बंद है भाई।